तो कल परसों तुमने वो स्कूटी को स्टार्ट किया, करा था, जो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। क्या क्या चेक किया था उसमें? क्या क्या चेक किया था? सबसे पहले करंट चेक किया था। मैंने कहा था तुमसे स्पार्क प्लग खोल के उसको सफाई करो। उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हुई, फिर क्या किया था? कार्बोरेटर की सफाई की थी। अब आज हम ये देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है और किसी पेट्रोल या किसी भी डीजल इंजन है चाहे पेट्रोल इंजन है, उसमें पावर कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे उसके अंदर पावर बनती है, यानी वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, ये यहां पर मैंने कुछ चित्र बनाए हैं। 1 पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तुम खाली एक चित्र बनाने में सब कुछ समझ में आ जाता है। ये इंजन सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन चल रहा है। यह पिस्टन एक कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ है और क्रैंकशाफ्ट को सेल्फ स्टार्टर भी घुमा सकता है और बाद में पावर स्ट्रोक के बाद क्रैंकशाफ्ट घूमती रहती है। फिर जहां से इंजन एक बार स्टार्ट हो गया तो वो क्रैंकशाफ्ट घूमती रहती है। पर इनिशियल उसको घुमाने के लिए हम सेल्फ स्टार्टर का प्रयोग करते हैं या टू व्हीलर में किक लगाते हैं। किक भी लगाते हैं तो वो किक भी इसी पिस्टन को ऊपर नीचे चलाती है। इस इंजन सिलेंडर में एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं टॉप डेड सेंटर, टीडीसी। इससे ऊपर और ये पिस्टन नहीं जा सकता, तो ये टीडीसी हो गई इसकी टॉप डेड सेंटर। एक इसमें और एक, ये भी पिस्टन नहीं जा सकता, यानी पिस्टन इन 2 पॉइंट के बीच ही टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी ही चलता रहेगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। कैसे? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ये चल रहा है लीनियर मोशन में और क्रैंकशाफ्ट चल रही है रोटरी मोशन में, इसलिए ये एरो दिया हुआ है। ये एरो देने का मतलब क्या है कि ये घूम रही है, क्रैंकशाफ्ट घूम रही है। अब जब क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूम जाती तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ जाता है। ये नीचे को एरो दिया है तो इस टाइम पर ये नीचे को आ रहा पिस्टन। तो वाल्व टाइमिंग इस तरह से सेट की जाती है किसी भी इंजन की, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे वो डीजल इंजन हो, उसकी वाल्व टाइमिंग ऐसे सेट की जाती है। वाल्व टाइमिंग को एक्चुएट करने वाला पार्ट क्या है? कौन कर रहा है इस वाल्व टाइमिंग को एक्चुएट? वो केम शाफ्ट मैंने तुम्हें इसीलिए नपवाई थी, उसमें डिफरेंट टाइप की केम्स बनी हुई हैं। वो केम शाफ्ट इसको रेगुलेट कर रही है। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ को आ रहा है तो उस समय ये इनलेट वाल्व, ये जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, ये खुला हुआ है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद है। जब ये इनलेट वाल्व खुला हुआ है तो ठीक उसी समय इस एयर क्लीनर से साफ वाली हवा, क्योंकि वायुमंडल में बहुत ज्यादा धूल है, गंदगी है, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वो धूल के कारण इंजन के लिए बहुत हानिकारक हैं। इसलिए जो भी हवा इंजन के अंदर आ रही है दैट मस्ट बी क्लीन, वो साफ होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, कुछ भी नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, इस एयर क्लीनर से ये हवा जब ये नीचे को जा रहा है तो इसके अंदर एक सक्शन पैदा हो रही है, एक चूषण शक्ति पैदा हो रही है। सक्शन इज व्हाट? सक्शन इज वन काइंड ऑफ डिप्रेशन। मीन्स यहां का जो दाब है वो वायुमंडल के दाब से कम हो गया है, इसलिए वायुमंडलीय दाब के प्रभाव से हवा इसके अंदर भर रही है। पर जब वो हवा इसके अंदर को जा रही है तो ये है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर खोल के साफ करवा के तुम्हें एक एक चीज दिखाई थी, पहले ही दिखा दी तुम्हें। सारा इंजन डिसमेंटल कर दिया, क्रैंकशाफ्ट भी दिखा दी, केम शाफ्ट भी दिखा दी, पिस्टन भी दिखा दिया, कनेक्टिंग रॉड भी दिखा दी, स्पार्क प्लग भी देख लिया, कार्बोरेटर भी देख लिया, एयर क्लीनर भी देख लिया। सब कुछ दिखाने का मतलब यह था जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा पार्ट्स का तो तब जाकर उसकी वर्किंग आसानी से समझ में आ जाएगी। समझ में आ रही? तो जब ये हवा इसके अंदर जा रही है तो यहां पर ये वेंचुरी एक संकरा स्थान है, मगर वेंचुरी एक इटालियन इंजीनियर थे जिन्होंने इस पे काम किया था, इस कार्बोरेटर को डिजाइन करने के लिए। ये बार्नौली प्रिंसिपल पर काम करता है। यहां पर
If pressure decrease, then velocity increase. If pressure increase, velocity decrease. यहां पर से हवा आ रही है और ये पतले रास्ते से निकल रही है, तो इस कारण इधर पर एक पार्शियल वैक्यूम पैदा होती है, जिसके कारण ये जेट, मेन जेट इस वेंचुरी के पास खुला हुआ रहता है, इसका मुंह। तो इस वैक्यूम के कारण इस फ्लोट चैम्बर पे आया हुआ पेट्रोल इस रास्ते से यहां छिड़काव होता है इसका, ये पेट्रोल मिक्स हो जाता है यहां और अंदर को जा रही है हवा। हवा जब यहां पूरी हवा भर गई है, इस हवा के कारण अब यहां पर इसका वेग प्रभाव क्षेत्र पैदा हो गया है साइड में। इस कारण सक्शन एक उत्पन्न हो रहा है और यहां से पेट्रोल मेन जेट से स्प्रे हो जा रहा है। पेट्रोल यहां फ्लोट चैम्बर में रखा हुआ है और ये बहुत छोटे वाले कण से, छोटे छेद से निकल रहा है, तो वो थोड़ा वेपोराइज हो जाता है। कार्बोरेटर का काम क्या है? ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को छोटे छोटे कणों में तोड़ना। जैसा इंजेक्शन लगाते हैं, सिरिंज में भरते हैं दवा को और उसके बाद नीडल से अंदर डाल दिया जाता है। तुम लोग डिओड्रेंट डालते हो यूं, तो उसके अंदर लिक्विड भरा है और वो एक बहुत छोटे से होल के रास्ते से बाहर को निकल रहा है, जिस वजह से वह मिस्ट की शक्ल में निकल रहा है, एक भाप की जैसी शक्ल में निकल रहा है। वो लिक्विड नहीं निकल रहा, बल्कि वो गैसियस फॉर्म में निकल रहा। सेम एक्टिविटी यहां पर हो रही है। जो पेट्रोल है वो यहां ज्यादा मात्रा में है और ये पतले से छेद के रास्ते से निकल रहा है, तो वो हवा के ऊपर स्प्रे हो जा रहा है, छोटे छोटे कणों में टूट के स्प्रे हो जा रहा है और इस रास्ते से ये नीचे को निकल रहा है। ये बटरफ्लाई वाल्व है। बटरफ्लाई मतलब तितली। तितली कैसा करती है? यूं यूं। तो मैंने तुम्हें दिखाया था बटरफ्लाई वाल्व को चलाकर कि वो किस तरह से इस तरह से खुलता है। वो नेक में रहता है, पूरी तरह से बैठा नहीं रहता है, बट यहां पर थोड़ी सी जगह रहती है। जब ये पिस्टन नीचे को जा रहा है तो जो इंजन की वैक्यूम है वो इस इनलेट वाल्व के रास्ते से इनलेट मैनीफोल्ड में आ रही है और ये कार्बोरेटर लगा कहां है? ये इनलेट मैनीफोल्ड के ही ऊपर फिट है। तो इनलेट मैनीफोल्ड की वैक्यूम सीधे इस पर एक्ट कर रही है और इस रास्ते से जाकर इसे तेजी से नीचे को खींच रही है और ये एयर फ्यूल मिक्सचर अब इस रास्ते से इस इंजन सिलेंडर के अंदर भरना शुरू हो जाता है। अब ये गया। अब ये सिलेंडर है, गोल है, ऐसा बेलनाकार है, तो जब इसके अंदर हवा जा रही तो इसके अंदर एक टर्बुलेंस पैदा हो रही है। क्या हो रही है? एक टर्बुलेंस पैदा हो रही है, यानी ये इस तरह से गोल गोल घूमने लग जा रही है। कब तक शुरू हो रही है ये? जब तक कि पिस्टन बीडीसी तक नहीं चला गया, थ्योरेटिकली। बट एक्चुअली क्या है? वायुमंडलीय दाब विभिन्न है, इनर्शिया के कारण ये वाल्व खुलने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। जो अंदर आ रही है हवा वो ठंडी है, उसकी वेलोसिटी कम है, वो पूरी हवा अंदर नहीं आ पाती, इसलिए एक्चुअल में क्रैंकशाफ्ट वापस घूमने लग जा रही है बीडीसी से, फिर वापस पिस्टन टीडीसी की तरफ जाने लग गया, तब भी इनलेट वाल्व को खुला ही रखते हैं। समझ में आ रही बात? कब तक? 30 डिग्री आफ्टर बीडीसी तक भी इनलेट वाल्व खुला ही रहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर फ्यूल मिश्रण इसके अंदर आ सके। अब जब ये ऊपर को चलने लगती तो तब ये इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। अब इस चित्र पर आओ। ये था सक्शन। कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक में फर्स्ट स्ट्रोक है सक्शन। सक्शन मतलब चूषण, अंदर आ रही है एयर फ्यूल मिश्रण। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है और क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रही कितना? 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री तक, और यानी 210 डिग्री तक इसमें हवा और फ्यूल का मिश्रण आ ही रहा है। अब उसके बाद ये पिस्टन फिर से ऊपर को चलने लग गया, फर्दर 180 डिग्री ये ऊपर जाता रहेगा। जब ये जाएगा तो ये जो टर्बुलेंस है ये और बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर तो वाल्व बंद है। अब यहां पर ये बहुत एयर फ्यूल मिश्रण कंप्रेस हो रहा है।
दोनों वाल्व बंद हैं, एयर फ्यूल मिश्रण कंप्रेस हो रहा है, तो और क्या होगा, इससे ये कंप्रेशन के कारण से जो मिक्सचर एयर फ्यूल का मिश्रण गया हुआ है यह गर्म हो जाता है। क्यों होता है गर्म, ये क्यों होता है ये गर्म, एयर फ्यूल मिश्रण गर्म हो जाता है, क्यों क्यों? जब भी प्रेशर बढ़ता है तो उसमें तापमान में 1.1 डिग्री की 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर में, और किसी भी पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर है वो है बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स, बिकॉज जो डीजल है वो उसके अंदर सेल्फ इग्निशन प्रॉपर्टी है, वो सीटेन है, वो डीजल फ्यूल क्या है, सीटेन है। डॉक्टर रूडोल्फ डीजल के नाम पर उस फ्यूल का नाम भी डीजल रख दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर वो सीटेन है। और पेट्रोल क्या है, आइसो ऑक्टेन है। इसको, इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है जो डीजल में है। पेट्रोल को जलाने के लिए एक हाई वोल्टेज का स्पार्क चाहिए, तभी पेट्रोल जलेगा, मगर डीजल क्या है, डीजल 350 से 400 सेंटीग्रेड गर्म हवा के ऊपर अगर छिड़काव कर दिया जाता है तो डीजल फ्यूल जल जाता है, वो उसकी अपनी सेल्फ इग्निशन प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही बात? 1300 किलो पास्कल का जब इसके अंदर दबाव बन रहा है तो उसके कारण इसका तापमान में वृद्धि हो जाती है, और उसके बाद एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में इस स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क देकर, चिंगारी देकर इसे, इस एयर फ्यूल मिश्रण को जलाया जाता है। जब ये जलेगा तो जलने के बाद और भी ज्यादा इसका तापमान में वृद्धि होगी, तो जिससे ये गैसों का टेम्परेचर बढ़ने से ये और प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर डालते हैं और पिस्टन को तेजी से नीचे को धकेल देते हैं, दैट इज पावर स्ट्रोक। दोनों वाल्व बंद ही रहते हैं, और लास्ट में जब ये पावर मिल गई, जब पिस्टन नीचे की तरफ को आ गया, उसने सारी जो भी पावर यहां पर जो भी थ्रस्ट मिला, उस थ्रस्ट को इसने कनेक्टिंग रॉड के द्वारा इस क्रैंकशाफ्ट को दे दिया, और क्रैंकशाफ्ट रोटेट करने लग गई। जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करने लग गई, उसके पीछे से लगा हुआ फ्लाईव्हील, वो फ्लाईव्हील को वो 2-3 चक्कर और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के कारण घूमने लगता है, और फिर वो बाकी के आइडल स्ट्रोक कौन कौन से हैं, सक्शन, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट। कुछ पावर तो इसमें काम आ जाती है, बाकी फ्लाईव्हील के साथ क्लच लगा के उसको रियर व्हील को या फ्रंट व्हील को ट्रांसमिट करके ऑटोमोटिव यूज में लिया जाता है। पर ये जो प्रक्रिया है, ये जो कंबशन की प्रक्रिया है, ये करेक्ट टाइम पर वाल्वों का खुलना और बंद होना, दैट इज कॉल्ड वाल्व टाइमिंग। पर करेक्ट टाइम पर स्पार्क मिलना ताकि ये एयर फ्यूल मिश्रण इसके अंदर जल जाए, ये कहलाता है इग्निशन टाइमिंग। क्या कहलाता है, इग्निशन टाइमिंग। और ये जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है, ये 25 की आवश्यकता होती है। ये जो चिंगारी उत्पन्न हो रही है उसका मान होना चाहिए कम से कम 25 से 30,000 वोल्ट, और 12 वोल्ट की बैटरी है। फिर ये कहां से आती है, फिर इतनी है, इसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी इग्निशन कॉइल यूज की जाती है। समझ में आ रही बात? इग्निशन कॉइल पर हम बाद में बात करेंगे, जब इग्निशन कॉइल यहां पर रखेंगे, उसकी टेस्टिंग भी सिखाएंगे, उसके तब वाइंडिंग सिखाएंगे, प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी आते हैं यहां पर। तो ये स्पार्क डिलीवर होना करेक्ट टाइम पर, यह कहलाता है इग्निशन टाइमिंग। अब ये जब पिस्टन कुछ डिग्री बिफोर टीडीसी होता है तो इसको स्पार्क डिलीवर कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि जो कंबशन प्रोसेस है, कंबशन प्रोसेस इज वेरी टफ इनसाइड द इंजन सिलेंडर। जबकि दोनों वाल्व बंद हैं। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन कितनी है?
हाँ ऐसे बोला करो 21%। ये टू वे कम्युनिकेशन है, वहां से आवाज आनी चाहिए। पहले मैंने सारी चीजें बता रखी तुमको। नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 अब बढ़ गई है। ये बहुत पुराना डाटा है, बढ़ रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस पे बाद में बात करूंगा मैं, ठीक है। इसके बनेंगे कम से कम 10 वीडियो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इमिशन कंट्रोल। तो ये हमारी एक मोटी मोटी वायुमंडल की स्थिति है जिसमें ओनली 21% ऑक्सीजन है। बाकी ऑक्सीजन कहां गई? वो ओजोन लेयर में कन्वर्ट हो गई बेटे। कंडेंस ऑक्सीजन इज ओजोन। इस पर बाद में बात करेंगे, इसलिए ये बड़ा गहरा टॉपिक है इमिशन कंट्रोल वाला, उस पर बहुत सारी लेसन है। ऑक्सीजन है 21%। ये ऑक्सीजन क्या करती है? क्या करती है ऑक्सीजन? क्या करती है? ये जलाने में मदद करती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी वस्तु, ये ज्वलन होगा ही नहीं। ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं है मगर जलाने में मदद करती है। ये नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, बहुतायत मात्रा में है, 78% है। इनर्ट है तब तक जब तक कि तापमान 1100-1200 डिग्री से नीचे नीचे है। और जब यहां पर कंबशन हो रहा है तो कंबशन टेम्परेचर 1400 डिग्री वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड्स, अकॉर्डिंग टू आरपीएम, टेम्परेचर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर एंड मैनी मोर थिंग्स। एक मोटा मोटी जब ज्वलन हो रहा है, जलने के बाद तापमान चला जाता है 1375 डिग्री। तो जब ये ज्वलन होगा 1375 डिग्री का, और जो इसमें फ्यूल यूज हो रहा है वो मैंने क्या बोला था? आइसो ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब 8। तो अगर कार्बन 8 है तो हाइड्रोजन उसमें 18। अब ये C8H18 प्लस O2 प्लस N2 प्लस CO2, इनको सब करोगे, ये अभी तुम्हारे मतलब का नहीं है। जब तुम बीटेक करोगे तो वो चीजें वहां पर होंगी, मगर मैं तुम्हें उसी लेवल के लिए तैयार कर रहा हूं। तो ये C8H18 इन प्रेजेंस ऑफ दिस हॉट, इतनी गर्मी में जब ये जलेगा तो जब वो चीजें बनेंगी, क्या क्या बनेंगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन इनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड्स, NO, NO2, NO3। नाइट्रोजन की संयोजकता, वो जो वैलेंसी है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। और ये बहुत ही कठिन काम है, कंबशन प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टफ जो है वो है कंबशन प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस सही नहीं है, हवा और फ्यूल का मिश्रण सही मात्रा में नहीं है, यदि उसको ये स्पार्क जो 25 से 30,000 वोल्ट का स्पार्क दिया जाना है, इतना नहीं मिल रहा है, तो ये फ्यूल जलेगा नहीं। जलेगा तो ये अधकचरा जलेगा। अगर फ्यूल ज्यादा है, हवा कम है, तब ज्यादा बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हवा और फ्यूल का करेक्ट मिश्रण है तो बनेगी CO2 और NOx भी बन जाएगी। पर जब हवा और फ्यूल का मिश्रण भी कम ज्यादा हो रहा है और उसके बाद स्पार्क भी सही नहीं मिल रहा है, तब बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेंगे अधजले हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन, जो जले हुए नहीं है और वो सीधे वायुमंडल में जा रहे हैं। क्योंकि जब ये नीचे आया, पावर स्ट्रोक मिली इसको, इसके बाद जस्ट एग्जॉस्ट हो जाना है, एग्जॉस्ट वाल्व ने खुलना है और ये अधजली गैसें वायुमंडल में चली जानी है। वायुमंडल में जाने के बाद कहां जाएंगी? तुम्हारे हमारे फेफड़ों के अंदर जाएंगी। समझ में आ रही है? जीव जंतु पेड़ पौधे सब इससे प्रभावित होंगे।
इसलिए इनको बचाने के लिए कम से कम इसका जो पर्पज क्या है इग्निशन टाइमिंग सेटिंग का, टू स्टार्ट कंबशन फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ एयर फ्यूल मिश्रण मिक्सचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर। करेक्ट टाइम पर स्पार्क देकर उस सारे एयर फ्यूल मिश्रण को जला देना ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इमिशन कंट्रोल। एनवायरमेंट क्या है? पर्यावरण। प्रोटेक्शन उसका संरक्षण। इमिशन धुआं, कंट्रोल नियंत्रण। धुएं को कंट्रोल करना है, यानी धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होनी चाहिए, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी नहीं होनी चाहिए, और ये NOx भी नहीं होनी चाहिए। ये NOx पहले माना जाता था इतनी घातक नहीं है, बट ये बहुत घातक है। इसी के कारण स्मोग बनता है। समझ गए? महानगरों में सूर्य देवता के दर्शन मुश्किल हो जाते हैं, नीला आसमान नहीं दिखाई देता है। हम यहाँ उत्तराखंड में, हम तो साफ सुथरे माहौल में हैं, ठंड हो रही, इतने कपड़े पहन रखे हैं, मगर नीचे प्लेन में गर्मी पड़ रही है। ये स्मोग बनाने का कारण ये NOx है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से हैं। इसलिए कह रहा हूं ये लंबा टॉपिक है, उस पर हम अलग से क्लासेस लेंगे, लगातार क्लासेस लेंगे, वो उसमें कोई चूक नहीं होगी। ठीक है? तो इतनी सारी चीजें बनती है। डीजल फील्ड में तो और भी ज्यादा बनती है, उसमें पर्टिकुलेट मैटर्स बनते हैं, PM पार्टिकल्स। इसी के लिए वो DPF खुलवा के साफ किया था, कितने पर्टिकुलेट मैटर निकला था उसमें। जिसने साफ किया मैंने उसे दिखाया था, और तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए मुंह में बांध के रखने को बोला था। इसीलिए वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स, DPF और भी बहुत सारे, अमोनिया स्लिप कैटालिटिक कन्वर्टर एंड मैनी मोर, उस पर हम पूरी, वो लंबी कहानी है, उस पर बाद में बात करते हैं। तो जो इसका पर्पज है, एक तो फ्यूल का कंप्लीट बर्निंग होनी चाहिए ताकि पुलिंग पावर अच्छी मिले, खिंचाव शक्ति बढ़े इंजन की और वाहन की, फ्यूल इकोनॉमी में वृद्धि हो। जब सारा का सारा पेट्रोल या डीजल जलेगा तो सारा का सारा यूज हो जाएगा, तो पावर मिलेगी। यदि वह नहीं जलेगा, अध जले वायुमंडल में विक्षेपित हो रहा है, न तो पावर मिल रही है, ऊपर से पेट्रोल डीजल बर्बाद हो रहा है और वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है तो जनजीवन प्रदूषित हो रहा है, वनस्पतियों का जनजीवन प्रदूषित हो रहा है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतुओं के पूरे लाइफ स्टाइल में प्रभाव पड़ रहा है, पूरे जैव विविधता में प्रभाव पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी में। कई पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं, कई जीव जंतु विलुप्त हो जा रहे हैं। समझ में आ रही? तो ये इसके लिए जरूरी है कि जो ऑटोमोटिव, जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, उसको कम से कम करने का जो सबसे पहला चरण है वो, ताकि ये सारा कंबशन प्रोसेस बढ़िया हो, बिल्कुल भी अधजले हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकलें, कार्बन मोनोऑक्साइड ना निकले और न ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड से निकले। अब जो ये ज्वलन होता है, ये ज्वलन बहुत कठिन है। इसकी 3-4 स्टेजेज हैं। फर्स्ट है डिले पीरियड, सेकंड है अनकंट्रोल्ड कंबशन, थर्ड है कंट्रोल्ड कंबशन, फोर्थ है पोस्ट कंबशन। अब एक साधारण सा हम एक प्रयोग करते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। ये माचिस है और यहां बहुत सारी हवा है, यहां फुल 21% हवा है, मगर इंजन सिलेंडर का अंदर का 21%, मतलब जो इसका टोटल वॉल्यूम है उसका 21%। अगर ये 100 सीसी का इंजन है तो इसमें सिर्फ 21 सीसी ही ऑक्सीजन है। अगर ये 200 सीसी का इंजन है तो इसमें 42 सीसी ही ऑक्सीजन है। अब इसको यहां पर ध्यान से देखना। देखा? क्या देखा? कुछ नहीं देखा। एक बार और देखो। माचिस निकाली और यहां से यहां तक रगड़ने के बाद ये जलने के बाद एक बार झां करके जला, फिर अब शांत हो गया, अब फ्लेम बन गई एक, अब ये जलती भी जा रही पीछे। तो मुझे जब ये इसमें घर्षण हुआ
घर्षण के कारण इसमें जलने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड डिले पीरियड, वो जो देर हुई। अब आओ यहां पर, ये स्पार्क यहां से डिलीवर हुआ, स्पार्क डिलीवर होके इस गर्म हवा और फ्यूल के मिश्रण तक पहुंचा, तो इस स्पार्क को यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ समय लग रहा, दैट इज कॉल्ड डिले पीरियड। और पड़ने के बाद फिर वो झां करके इसके अंदर जल रहा, वो अनकंट्रोल्ड कंबशन है, कहीं कहीं जल रहा है कहीं नहीं जल रहा। जैसे इसमें भी तेजी से फ्लेम बनी थी, फिर बाद में फ्लेम बढ़िया वाली बन गई थी, यानी ये एयर फ्यूल मिश्रण कहीं कहीं जला, परंतु इसके अंदर टर्बुलेंस है, ये घूम रहा है, तो वो चारों तरफ से फिर जलने लगा, वो कंट्रोल्ड कंबशन। और जलने के बाद जब गैसों ने दबाव डाला पिस्टन के ऊपर, पिस्टन नीचे को आने लग गया, तब भी एयर फ्यूल मिश्रण जलने में ही रहता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट कंबशन। तो ये 4 चरण हैं, पहला डिले पीरियड या इग्निशन लैग, दूसरा अनकंट्रोल्ड कंबशन, तीसरा कंट्रोल्ड कंबशन एंड फोर्थ वन इज पोस्ट कंबशन। इसको कंट्रोल करने के लिए ही आजकल मल्टी जेट इंजन आए हुए हैं। जो लेटेस्ट इंजन है वो कैसे हैं? मल्टी जेट हैं। कई गाड़ियों के पीछे क्वाड्रा जेट लिखा रहता है, कईयों के पीछे मल्टी जेट लिखा रहता है। तो उसका कारण यही है कि डीजल इंजनों में इंजेक्टर 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार इंजेक्ट करता है। उसी तरह से स्पार्क को भी और इसकी क्वालिटी को रेगुलेट किया जाता है, ताकि ये जितनी भी गैसें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी निकले कोई बात नहीं है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बिल्कुल ना निकलें, और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से हैं इनका भी ट्रीटमेंट हो, ताकि ये जो HC है, इसका जो हाइड्रोजन है जो जला, जो DPF के अंदर जला रीजनरेशन के टाइम पर, जिसको जलाया गया या पोस्ट कंबशन करके लास्ट में जब पिस्टन TDC नीचे BDC पर आ गया, फिर थोड़ा सा स्पार्क देके या थोड़ा सा और डीजल स्प्रे करके उसको जला दिया, तो वो इसका जो H है वो इसके O के साथ मिलकर वाटर वेपर बना दे। क्या बना दे? वायु जल वाष्प, वाटर वेपर के रूप में। और ये जो नाइट्रोजन है यह अलग हो जाए इसमें से, ये प्योर नाइट्रोजन निकले, और इसका जो ऑक्सीजन है वो H2O वाटर वेपर में निकल जाए, और ये CO के बजाय CO2 हो जाए। तो दिस इज द एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट सिस्टम। एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट सिस्टम, उस पर BS1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 4 में क्या था और 6 में क्या है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले समझना है इस कंबशन प्रोसेस को, तब और इस कंबशन प्रोसेस के बाद कंबशन के बाई प्रोडक्ट्स। कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या बनती हैं? गैस बनती है और एस बनती है। एस राख, वो ही राख बहुत खतरनाक होती है, चाहे वह वैक्यूलर पॉल्यूशन के देख रहे हैं तो एग्जॉस्ट सिस्टम को पूरी तरह से, पूरे इंजन सिलेंडर्स को, पिस्टन्स पे, कनेक्टिंग रॉड्स पे, क्रैंकशाफ्ट पे, सब जगह पे कोरोजन करती है। और जो ये बिजली उत्पादन हो रहा है और इसके द्वारा जो धुआं निकल रहा है, जो कोयला खदान हो रहा है, और उसके बाद